आप सब लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि मानव कैसे आखेटक जीवन जो कि भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, उसने कृषि करना प्रारंभ किया और एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मानव जाति का विकास हुआ। इसी क्रम में आज हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि आरंभिक नगर कौन से थे, जो कि मानव जाति की अब तक की सबसे पुरानी खोज है। इस अध्याय के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ और ऐसे सभ्यताएं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ अध्याय के अंतर्गत आए गए प्रश्न के माध्यम से भी इस अध्याय को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। वैसे तो जो इतिहासविद हुए उसमें मतभेद है। कुछ 3300 ईसा पूर्व से मानते हैं तो कुछ 4000 ईसा पूर्व से, तरह तरह के सबके मत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य हैं वो यही कालखंड है। परिपक्व काल 2550 से 1750 ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी के जन्म से पहले। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्वी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं में के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी, और इन 3 में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो सबसे पहले खोज हुई वो हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह उस समय की जो इसके साथ की सभ्यताएं थी, जो मिस्र नील नदी के तट पर मेसोपोटामिया थी, और उन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा चर्चित सिंधु घाटी सभ्यता है कि यह सबसे ज़्यादा विकसित थी और ये एक नगरीय व्यवस्था थी। आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक नक्शे के माध्यम से भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली है। इसको हम यहाँ पर देखेंगे एक बार। ये एक मैप है जो भारत का पूरा पश्चिमी भारत हम इसको कह सकते हैं। पश्चिमी उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम तक, ये यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। अगर हम इसको ऊपर देखते हैं तो ऊपर इसमें झेलम नदी है। क्या है ऊपर? झेलम नदी, चेनाब और रावी नदी। ये सभी की सभी जो नदियाँ हैं ये भारत से होती हुई, कुछ इसमें यहाँ कश्मीर से होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती हैं। ये हड़प्पा है जो कि रावी नदी के तट पर है। सबसे पहले इसी की खोज हुई, इसी की खुदाई हुई। फिर आगे ये सिंधु नदी बहती हुई आती है इधर, और ये मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, ये सिंधु नदी के तट पर है। चंदोलधड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ हम नीचे आते हैं तो यहाँ धोलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल, ये सभी गुजरात में हैं। कहाँ पर हैं? गुजरात में। अगर हम देखें ऊपर कश्मीर, नीचे इधर मेरठ, सहारनपुर का कुछ क्षेत्र, और इधर अफ़गानिस्तान तक यह सभ्यता पूरी फैली हुई थी। ये कालीबंगा स्थान जो है ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। तो इतनी बड़ी सभ्यता जो कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पश्चिम में यहाँ तक ये पूरी नदी घाटी सभ्यता है जो फैली हुई थी। चलो आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने शुरुआती काल में यानी कि
3250 से 2750 ईसा पूर्व। इसका विकास सिंधु और घग्गर हरकड़ा प्राचीन सरस्वती, जो सरस्वती हम कहते हैं कि अब पाताल में बहती है, अंतर्ध्यान हो नीचे चली गई, उसी की बात हो रही है, के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोबीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भीरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। जो अब तक खोजे गए हैं उनमें से सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? जो सबसे पहला, जिसकी जो है अगर उसकी उम्र निकाली गई तो ये सबसे पहला नगर था भीरडाना। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेदा और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। उससे खुदाई के द्वारा पता चला कि जो ये शहर हैं ये एक ही बार नहीं कई बार उजड़े हैं, क्योंकि एक मकान के नीचे दूसरा मकान, दूसरे मकान के नीचे तीसरा मकान खुदाई के दौरान ऐसे निकले हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेनन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। किसने खोजा? 1826 में चार्ल्स मेनन ने खोज तो लिया लेकिन खुदाई नहीं हुई। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान ब्रिटन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। उस समय जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ईंटें निकल जाती हैं, ईंटें मिल जाती हैं, जिसका उपयोग हम रेलवे लाइन में कर सकते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने इसकी जानकारी जो उस समय सरकार थी उसको दी और फिर इस प्रकार ये शुरू हुआ। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब? 1861 ईस्वी में। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लिट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। तो सबसे पहले उत्खनन किसका हुआ? हड़प्पा का। किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। हड़प्पा के तुरंत बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, जो कि 1922 में हुई। किसने की? राखलदास बनर्जी। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है। अब तक 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 केंद्र भारत में हैं और 80% स्थल
सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों की ही उत्खनन हो पाया है। खोज तो बहुत सारी हो गई, लेकिन जिनकी खुदाई हुई है वो केवल अब तक 3% हैं। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। कुछ लोग जो कहते हैं भगवान शिव तो काल्पनिक हैं, भगवान शिव कोई नहीं है, तो भगवान शिव की पूजा के साक्ष्य इतने पुराने, जो सबसे पहली सभ्यता है अब तक की, वहाँ से भी भगवान शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं। तो भगवान शिव इसलिए उनको अनादि आदि भगवान कहते हैं कि उस आधार पर कहा गया है कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंधित रही होगी। ये तो खैर गलत है, क्योंकि केवल भील ही के पुजारी नहीं है, भगवान शिव के तो सभी जातियों में बहुत बड़े बड़े पुजारी हैं। ये अनुमान गलत है, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। चलो अब हम इसमें देखते हैं पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। कुछ प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आए, जिनके माध्यम से हम इस अध्याय को और समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रारंभिक नगर क्या थे। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? भाई, जो पुरानी इमारतें हैं उनको सभी को तो सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कुछ इमारतें तो कुछ दिनों बाद ही पुरानी होकर जर्जर हो जाती हैं, उनको तो तोड़ ही देना चाहिए। लेकिन ऐसी इमारतें जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व है, जो इतिहास में पुराने समय से बनी हुई है, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। देखते हैं उत्तर क्या है। यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जीर्ण शीर्ण व जर्जर हो चुकी हैं, तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं? मेहरगढ़ जो है ये प्राचीन गांव है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही गांव हैं। यहाँ से गर्त गृह मिले हैं। गर्त गृह का मतलब गड्ढों के अंदर घर बने हुए मिले हैं। उस समय लोग गड्ढों के अंदर घर बनाकर रहते थे। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर में निम्नलिखित लोग रहते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें से जो नगर है उसमें कौन कौन लोग रहते थे? शिल्पकार, शासक, लिपिक, व्यापारी। इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। मेहरगढ़ गांव में न तो शासक रहते थे, न लिपिक रहते थे, न शिल्पकार रहते थे और न ही व्यापारी रहते थे। आज भी ये लोग ज़्यादातर शहरों में ही रहते हैं। जो मेहरगढ़ है वो एक गांव था, तो वहाँ पर बिल्कुल साधारण गांव के लोग रहते थे। ये मेहरगढ़ कश्मीर में है। प्रश्न 3, आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। मुहर का उपयोग आप जब कोई भी प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उस पर जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं उस पर एक सील लगा देते हैं, वही मुहर है। तो आज भी उसका उपयोग होता है। जब हमारी मार्कशीट आती है उस पर भी मुहर लगी रहती है। जितने भी दस्तावेज हैं उन सब पर मुहर लगी रहती है। उत्तर देख लेते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मुहर का उपयोग किया जाता है। अब मुहर लगने के बाद उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वह प्रमाणित हो जाती है। आगे देखते हैं इसमें। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र जो कि यूरोप का एक स्थान है जो नील नदी के तट पर है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जो ये मिस्र है, मिस्र में लगभग 5000 साल पहले से जो इनके सैनिक है, जो इनके व्यापार करने के लिए ये भारत तक आए और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है
वहाँ पर ये व्यापार करने आते थे। इसके प्रमाण भी खुदाई के दौरान मिले हैं। ये उसी के समकालीन सभ्यता है जो मिस्र की सभ्यता है। राजाओं अभी हम बात करते पिरामिड की। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शव को ममी कहा जाता है। जो मिस्र के मकबरे हैं, बड़े बड़े मकबरे, एक जैसे छोटा भवन समझ सकते हैं, ये पिरामिड यानी कि ऊंचे थे। यहाँ क्या होता था, जो मिस्र के जो राजा लोग थे जब वो मर जाते थे तो उनको यहाँ दफनाया जाता था और उन पर एक विशेष लेप रखकर विशेष लेप किया जाता था जिनसे उनकी बॉडी सही रहे। इनको बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। इन शव को क्या कहते थे? मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी, जिनको लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं केमिकल आदि से। उनके शव के साथ जब ये मम्मियाँ दबा देते थे उनके नीचे, उनके साथ साथ क्या क्या दबाते थे? उनके शव के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ अनेक सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ये तो बड़ी जाति होती थी, जो जीवित थे उनको भी दबा देते थे। सेवक और सेविकाओं की ये मरने के बाद उसकी सेवा करेंगे, ऐसी उनकी मान्यता रही होगी। दुनिया के इतिहास में क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? उत्तर नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए मरने के बाद राजा भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और उन्हें भी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। ये उन समय की मान्यता थी कि मरने के बाद भी एक जीवन है, इसलिए ये सब चीज़ें उसके साथ दफना देते थे। चलो, इस अध्याय को समझने के लिए और कुछ करते हैं। कल्पना करो। क्या कल्पना करनी है? कल्पना करो, अपने आप को वहीं लेकर जाओ जहाँ अभी प्रश्न में आता है। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से, यानी कि तुम लोथल के निवासी हो, ये मान लेते हैं, मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। तुम लोथल से मोहनजोदड़ो गए हो। तो आज भी होता है, जैसे कोई मुंबई से दिल्ली आया है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करने गया। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? उत्तर, अब इसका उत्तर क्या बनता है? अब भाई, जब हम लोथल से चले हैं तो लोथल से हम कैसे मोहनजोदड़ो तक पहुँचे और हम लोथल से क्या लेकर गए और मोहनजोदड़ो में जाकर हमने क्या देखा या वहाँ से क्या लेकर आए, यही तो होता है। तो चलो, उत्तर में क्या है इसका देख लेते हैं। हम लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा समुद्र के रास्ते नाव से करेंगे, क्योंकि जो लोथल है वो गुजरात में है, समुद्र तट पर है और यहाँ से खुदाई के दौरान गोदीवाड़ा मिला है, जिससे ये पता चलता है कि लोग नाव के द्वारा भी सफ़र करते थे और यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था लोथल। मेरे माता पिता कीमती पत्थरों, जो लोथल से प्राप्त होते हैं, कीमती पत्थरों, शंख और धातुओं से बनी चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे। हम मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, चूँकि मोहनजोदड़ो में क्या है, एक महान स्नानागार है। ये ऐसा स्नानागार है जैसे आज भी बड़े बड़े जो घर होते हैं उसमें बीच में नहाने के लिए एक तालाब बना लेते हैं। उस समय ये महास्नानागार एक सामूहिक तालाब इसको कह सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े त्योहारों पर स्नान आदि होता होगा। ये इस तरह का तालाब है। ये पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब है पूरा का पूरा, और इसमें नीचे उतरने के लिए इधर भी सीढ़ियाँ हैं और इधर भी सीढ़ियाँ हैं। इसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सामूहिक अनुष्ठान के समय या सामूहिक कोई भी त्यौहार के समय स्नान होता था और इन कमरों के अंदर कपड़े बदलने की व्यवस्था रही होगी। ये इतने अच्छे तरीके से बनाया गया स्नानागार था कि इसमें पानी निकासी और पानी डालने की भी पूरी व्यवस्था थी।
और पक्की ईंटों के ऊपर फर्श था, फर्श के ऊपर चारकोल से एक परत बनाई हुई थी ताकि पानी रिस रिस कर ज़मीन के नीचे न चला जाए या पानी गंदा न हो। ठीक है, तो ये इसके माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया। अब आगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी हम इस अध्याय को और समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो हड़प्पा है, हमने बात की थी कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। और जो पाकिस्तान में स्थान है वो है पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल है। कहाँ है हड़प्पा पुरास्थल? पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में किस हड़प्पीय स्थल से, किसी ने किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए थे। प्रश्न 3, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो मिट्टी के जो बर्तन हैं होता था। आज भी जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर सामान्यतः लाल रंग ही होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है वो देख लेते हैं। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये गलत है, बाटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था। ये वहाँ के जो मोहरे हैं उनको बनाने के लिए किया गया और जो ईंटें हैं उनको बनाने के लिए किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थरों का प्रयोग हुआ। ये सही है, क्योंकि जो मनके हैं उनको बनाने के लिए कार्लिनियन पत्थरों का उपयोग हुआ। प्रश्न 6, हड़प्पा स्थल है पाकिस्तान में, पंजाब में, राजस्थान में, इन सभी में जो हड़प्पा के स्थल हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। ये हड़प्पा स्थल का सभ्यता के स्थल क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता सब जगह फैली हुई है, पाकिस्तान से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इधर उत्तर प्रदेश, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? जो तांबा है उस समय हड़प्पा के लोग उसको कहाँ से मंगाते थे? तो वो मंगाते थे राजस्थान से। कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से। आज भी राजस्थान में तांबा मिलता है। बच्चों को का खिलौना है, जो बच्चों का खिलौना है इनमें से कौन सा होगा? वो हल। जो हल प्राप्त हुआ है उसको माना जाता है वो खिलौने के रूप में ही प्राप्त हुआ है। छोटा सा एक हल प्राप्त हुआ है जो कि बच्चों का एक खिलौना था। नगरों का आरंभ होता है, जो नगर हैं उनका आरंभ कब से माना जाता है? जो अब तक की खोज हुई है तो वो माना जाता है 4700 साल पहले। कब से? 4700 साल पहले से ही नगरों का आरंभ माना जाता है। उससे पहले गांव भी बसे होंगे, जब गांव बसे होंगे तभी नगर बसे होंगे। आगे है फेयंस पाया जाता है। फेयंस क्या है? कृत्रिम रूप में पाया जाता है फेयंस, जो कि उस समय लोगों ने बनाया। क्या है? कृत्रिम रूप में पाया जाता है। आगे फेयंस से बनाए जाते हैं। तो फेयंस से क्या बनाए जाते हैं? मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन,
ये सब के सब फेन से ही बनाए जाते हैं। फेन से एक पदार्थ है जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ये कठोर पदार्थ है जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो उस समय इतना विज्ञान विकसित था कि उन्होंने फेंस बनाया और फेंस बनाकर उससे मनके, चूड़ियाँ और छोटे बर्तन भी बनाए। निम्न में असुलेमित है। निम्न में असुलेमित है कौन सा ऐसा है जो राजस्थान में सही है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात में, ये भी सही है। टिन दिल्ली में, टिन दिल्ली में नहीं, टिन अफ़गानिस्तान से आता था उस समय। कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से। और सोना कर्नाटक से मिलता था। तो इसमें कौन सा सुलेमित नहीं है? टिन दिल्ली, क्योंकि टिन कहाँ से प्राप्त होता था? अफ़गानिस्तान से। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो हड़प्पा है। अभी हमने देखा ये पीछे हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन 14, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या इससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे नगर ऐसे थे जिनको 2 भागों में बांटा गया। एक भाग ऊंचाई पर रहता था, जो पश्चिम की ओर होता था वो ऊंचाई पर, और जो पूरब की ओर होता था वह निचाई पर होता था। जो ऊपर होता था उधर शासक वर्ग रहते थे, और जो नीचे होता था वहाँ पर आम लोग रहते थे। बी, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा, जहाँ पर शासक लोग रहते थे वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ये भी सही है। इन दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। ये गलत है, क्योंकि जिनकी 4 दीवारी हुई है वो पक्की ईंटों से हुई है, वो कच्ची ईंटों का उपयोग उसमें नहीं किया गया है। और ज़्यादातर ऐसा हुआ है जो ऊपरी हिस्सा है उसकी अलग दीवारें हुई हैं, जो निचली हिस्सा है उसकी अलग दीवारें हुई हैं। कई ऐसे भी स्थान मिले जहाँ पर कोई दीवार नहीं है, जिनमें से एक लोथल ऐसा स्थान है जिसकी कोई भी 4 दीवारी नहीं की गई है। प्रश्न 15 है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महास्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं, वही देखना है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये सही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। ये भी सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये गलत है, क्योंकि इसमें पानी भरने के लिए छोटी नहरें नहीं निकाली गई थी, बल्कि वहाँ पर कुओं का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थलों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थलों पर हुए हैं हड़प्पा नगर? तो हर जगह प्राप्त हुए हैं। देख लेते हैं। सिंध पाकिस्तान, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुजरात भारत, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान भारत, यहाँ से भी। हरियाणा भारत, यहाँ से। पंजाब भारत, यहाँ से। सभी स्थानों से हड़प्पा के जो नगर हैं वो पाए गए हैं। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, सभी स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा नगर में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी यही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। इन नगरों के घर आमतौर पर
1 या 2 मंजिले होते थे। ये सही है, क्योंकि जितने घर मिले हैं वो 1 मंजिल या 2 मंजिल तक के मिले हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इतनी विकसित सभ्यता थी कि घर के अंदर स्नानागार के साथ साथ वाश बेसिन तक मिले हैं। ये साबित करते हैं कि वह एक नगरीय व्यवस्था थी और घर के अंदर कुएं भी मिले हैं। यह सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि उनकी सफाई की जा सके, आसान हो। ये गलत है, क्योंकि जो नालियाँ बनाई गई थी वो सभी ढकी हुई थी। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ये भी सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? इसमें सी वाला गलत है ये, क्योंकि नाले खुले नहीं, ढक कर रखे गए थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। मिलान करना है। तांबा, तांबा कहाँ प्राप्त होता है? तांबा राजस्थान में प्राप्त होता है। टिन अफगानिस्तान में प्राप्त होता है। सोना कर्नाटक में और बहुमूल्य पत्थर गुजरात में। ठीक है, तांबा राजस्थान, टिन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक। आज भी सोना कर्नाटक में पता मिलता है। टिन आज भी अफगानिस्तान में मिलता है। तांबा आज भी राजस्थान में है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात में प्राप्त होते हैं। तो ये उस समय की बात है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान की। मिलान कर लेंगे आप आगे। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना है इसमें। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कृषक और चरवाहे वो तो गांव में रहते हैं, आज भी गांव में ही रहते हैं। कृषक और चरवाहे गांव में रहते, ये 2 बार दे दिया, वही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। ये भी सही है, क्योंकि जो खेतों की जुताई है उसके लिए हल की जो खोज हुई है, अब तक हल जो प्राप्त हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, तो उनके लिए ये नई बात थी। हड़प्पा सभ्यता नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये गलत है। जल से पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था जो वर्षा का जल है उससे नहीं हो पाती थी, उसके लिए कुओं आदि की व्यवस्था उनको करनी पड़ती थी। तो ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इससे आगे कुछ प्रश्न बचे हैं जो कि NCERT अध्याय के अंतर्गत दिए गए हैं। वो छोटी वीडियो बनेगी 10-15 मिनट की, उसको इसके बाद आप देख लेना, मैं बना दूंगा। तब तक आप इसको कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।